हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घरों पे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं शकील अहमद आप सबका स्वागत करता हूं एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम करते हैं डेली करंट अफेयर्स। आज बात करेंगे 10 और 11 मई के करंट अफेयर्स की। कल किसी वजह से करंट अफेयर्स का सेशन नहीं आ पाया था, लेकिन आज उसको हम इसी सेशन में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना सेशन। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि डेली जब भी 8 बजे ये करंट अफेयर्स का सेशन अपलोड हो चैनल पे, इसके अलावा दूसरी जो चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो एक मोटिवेशन के साथ में शुरू करेंगे। बाहर की चुनौतियों से नहीं, बल्कि हम हारते हैं तो अपनी कमजोरियों से। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बाहर से जो चैलेंजेस होते हैं ना, उनको एक पर्सन अपने आप बहुत आराम से या बहुत मेहनत के साथ में उन चुनौतियों से पार पा सकता है। लेकिन अगर हम हारते हैं तो हमारी खुद की कमजोरियां होती है जो हमें हराती है। नजर ये आता है कि बाहर की किसी चैलेंज ने हमें हरा दिया, लेकिन कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं होता जिससे आप पार ना पा सको। आप जो हारते हो वो हमारी लाइफ की कमजोरियों की वजह से, हमारी एक्टिविटीज की कमजोरियों की वजह से होता है। तो अगर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह रही है, तो वो आपको सबसे पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए और जहां जहां आपको कमियां नजर आए उन पे काम कीजिए। तो काम करने की जो जरूरत है ना, वो बाहर के लोगों पर नहीं है, अपने खुद के अंदर काम करना है, खुद पे काम करना है, खुद की कमजोरियों से बाहर निकलने के लिए काम करना है और आप अपने आप एक बेहतरीन इंसान और बाहर के चैलेंजेस से अपने आप लड़ने वाले एक बेहतरीन शख्सियत बन के निकलेंगे। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। 8 मई 2021 एक इंपॉर्टेंट दिवस रहा। इस दिन यानी 8 मई के दिन 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की। देखिए, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया क्यों जाता है। पहली बात, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये मनाया जाता है दुनिया भर में जो एनजीओज या जो कल्याणकारी संस्था है ना, जो लोगों के कल्याण पे ध्यान देती है बिना किसी फायदे के, जिन्हें हम एनजीओज कह सकते हैं, या ऐसी संस्थाएं जो कोई सरकार नहीं है लेकिन वो लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों के फायदों के लिए काम करती है। तो लोगों के जो फायदे के लिए काम करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनको थैंक यू बोला जाता है इस दिन, उनको सम्मान दिया जाता है। तो आप एक लाइन में यूं याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जितनी भी संस्थाएं लोगों के भले के लिए काम कर रही है पूरे विश्व में, उन संस्थाओं को याद करते हुए, उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए हम क्या मनाते हैं, हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 2021 का थीम क्या रहा। थीम की अगर बात करेंगे 2021 की, तो थीम रहा टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, ये रहा 2021 का थीम। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 8 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई को एक पर्सन है, 8 मई को एक पर्सन है हेनरी डिनेंट। हेनरी डिनेंट, इनका बर्थडे होता है 8 मई को। ये 1948 से मनाया जा रहा है। 8 मई 1948 से ये दिवस मनाया जा रहा है और हेनरी डिनेंट का बर्थडे होता है 8 मई को, इसलिए ये दिवस 8 मई को मनाया जाता है। हेनरी डिनेंट के बर्थडे पे ही क्यों, क्योंकि इन्होंने ही इस संस्था की क्या की थी, स्थापना की थी। एक संस्था है इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस। क्या कहेंगे इसको, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस, ICRC के संस्थापक है हेनरी डिनेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में ये है, विश्व में जो सबसे पहला शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था ना, वो सर हेनरी डिनेंट को ही मिला था। तो प्रथम शांति नोबेल पुरस्कार, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, फिर बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डे की, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। ओके, तो जो इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस।
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये भी कब मनाया गया? 8 मई को ये भी मनाया गया। और इसकी भी थीम आपको पता होनी चाहिए। इसकी थीम है ये देखो यहाँ पे शायद पिक में आपको नजर नहीं आ रही होगी, इसकी थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। इसके अलावा एक तीसरा इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया था 8 मई को ही, और वो है विश्व थैलीसीमिया दिवस। विश्व थैलीसीमिया दिवस ये भी मनाया गया था 8 मई को, ये भी इंपॉर्टेंट है। और थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, एक आनुवांशिक बीमारी, और हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है उससे कम मात्रा होती है ब्लड में हीमोग्लोबिन की, तो इसे ही हम कहते हैं थैलीसीमिया। ये एक आनुवांशिक बीमारी, आपको याद रखना है। ब्लड के अंदर नॉर्मल से भी कम होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। इस वजह से इन लोगों को क्या कराना होता है, हर 3 से 4 वीक के अंदर इनको अपना ब्लड चेंज करवाना होता है। तो एक बहुत रेयर और बहुत खतरनाक बीमारी है। तो इससे जागरूकता के लिए 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलीसीमिया दिवस। ओके, अगली हेडिंग की बात करेंगे, दोस्त फॉर लाइफ। ये एक मोबाइल ऐप है और किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। भारत का सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो भारत की परीक्षाओं को आयोजित करवाता है और शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण बोर्ड है ना, सीबीएसई। तो सीबीएसई के द्वारा अभी एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप। देखिए, कोविड-19 का एरा ऐसा है कि सबके काम चले गए हैं, सबकी पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोग डिप्रेशन में हैं कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारे करियर का क्या होगा। तो उससे परामर्श के लिए, लोगों को डिप्रेशन से बचाने के लिए, उनको अगर किसी चीज की जरूरत है, किसी एडवाइस की जरूरत है एजुकेशन से रिलेटेड कोविड-19 एरा में, तो उसके लिए सीबीएसई ने क्या किया है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप के अंतर्गत क्या इसका उपयोग कब से शुरू किया गया है, तो 10 मई से इसका उपयोग शुरू कर दिया गया है। और क्या है, इसके अंदर निशुल्क परामर्श दिया जाएगा। निशुल्क परामर्श, आप स्टूडेंट हो या स्टूडेंट के गार्जियंस हो, तो आपको निशुल्क परामर्श के लिए आप दोस्त फॉर लाइफ ऐप के जरिए सीबीएसई से जुड़ सकते हैं। जानकारों से, मार्गदर्शक जो होते हैं उनसे जुड़ सकते हैं और अपनी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। निशुल्क परामर्श सत्र रखे जाएंगे कौन कौन से दिन को? हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को निशुल्क परामर्श यहाँ पे दिया जाएगा। मुख्य मार्गदर्शक जो होते हैं वो ऑनलाइन रहेंगे, आपके जो भी सवाल है उनके वो जवाब देंगे। और इसको 2 स्लॉट में रखा जाएगा, 2 स्लॉट्स रखे गए हैं, यानी 2 टाइमिंग आपको बताई गई है कि आपको किसी भी तरह का परामर्श लेना है तो 9:30 से 1:30 और 1:30 से 5, ये 2 टाइमिंग स्लॉट रखे गए हैं। इन टाइम के अंदर आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। ये क्या क्या निशुल्क परामर्श दे दिया। इसके अलावा और क्या क्या बताएगा, अगर आप 12th में है या 12th पास कर चुके हैं और अब आपको विषय चुनना है, तो 12th के बाद विषय चुनने में भी आपकी हेल्प करेंगे। ओके, कोविड से संबंधित जानकारियां चाहिए तो उसके बारे में भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा इनका एक प्रमुख ये भी अच्छी बात है, रैप सॉन्ग्स जो होते हैं उनके बारे में भी आपको ये जानकारियां प्रोवाइड कराएंगे। तो ये है दोस्त फॉर लाइफ ऐप, सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत का, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सीबीएसई के प्रमुख अध्यक्ष की बात करें तो मनोज आहूजा हैं सीबीएसई के प्रमुख। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। और अगली बात करते हैं अगली हेडिंग की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियाई विकास बैंक इसको कहा जाता है, एडीबी भी इसको कहा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पहली बात करें, हेडक्वार्टर है मनीला में, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस मनीला में। इसके प्रमुख की बात करें, इसके प्रमुख जापान के पर्सन है मासात्सुगु असाकावा। मासात्सुगु असाकावा जापान के हैं ये हो गई एडीबी की बात। अभी एडीबी ने
एक घोषणा की है, अपना जो एक घोषणा पत्र निकाला है फ्राइडे को, उन्होंने ये घोषणा की है कि अब एशियाई डेवलपमेंट बैंक का देखो क्या काम है, एशिया के देशों के विकास से संबंधित उनको विकास करने के लिए उनको वित्त प्रोवाइड कराना, उनको पैसा प्रोवाइड कराना ऋण के तौर पे, ताकि अपने अपने देशों में वो क्या कर सके, विकास कर सके, है ना। तो इन्होंने अभी क्या कहा है, जो एनर्जी होती है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ऐसे रिसोर्सेज जो फ्यूचर में धीरे धीरे जितना हम यूज करते जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे एक दिन, तो उन्हें कहते हैं हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो अभी इन्होंने घोषणा की है कि कोयला खनन, तेल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस और इससे संबंधित चीजों के लिए अगर कोई देश हमसे लोन मांगेगा तो हम लोन नहीं देंगे। ये घोषणा बेसिकली पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है, पर्यावरण के बारे में, क्योंकि कोयले का जितना ज्यादा उत्पादन किया जाएगा, जितना ज्यादा खनन किया जाएगा, जितना ज्यादा उसको यूज किया जाएगा, वो हानिकारक है हमारे पर्यावरण के लिए। तो एशियन डेवलपमेंट ने घोषणा कर दी है कि अगर कोई देश हमसे कोयला खनन के लिए, तेल के लिए और नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए, इन चीजों के लिए अगर कोई लोन मांगेगा ना, तो हम नहीं देंगे भाई, आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हो। जो रिन्यूएबल एनर्जीज है उन पे जाइए आप, जैसे भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है, उधर लोन हम देते हैं आपको लोन, लेकिन ऐसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले काम करोगे तो हम आपको लोन नहीं देने वाले हैं। तो ये जो पर्यावरण से संबंधित दूसरे ग्रुप्स है, जो दूसरी संस्थाएं काम कर रही है, उन्होंने इस डिसीजन का, इस निर्णय का बहुत स्वागत किया है, बहुत अप्रिशिएट किया है इस चीज को। लेकिन इन्होंने एक चीज कही है, अगर कोई गरीब देश है ना, गरीब देश है जिनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो दूसरी रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जा सके, उनको भी जरूरत है, मजबूरी में उन्हें यूज करना पड़ेगा कोयला, तेल और नेचुरल गैसेस, तो फिर उनके डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उनको लोन दे देंगे। यानी गरीब देशों के लिए ये प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, इस प्रतिबंध में छूट दी गई है, लेकिन जो ठीक ठाक देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनको अब इन चीजों से संबंधित लोन नहीं दिया जाएगा। ओके, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी एडीबी की, 19 दिसंबर 1966, और इसकी जो सदस्य देशों की बात करें तो 68 सदस्य देश इसके हैं। ये बातें आपको पता हो। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस की राजधानी में। प्रमुख अभी वर्तमान में इसके प्रमुख है मासात्सुगु असाकावा। अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, ई संजीवनी ओपीडी। देखिए पिछले साल जब से लॉकडाउन लगा था हमारे भारत में कोरोना काल को देखते हुए, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया था ई संजीवनी ओपीडी, ताकि लोग घर बैठे ऑनलाइन तरह से अपनी चिकित्सा संबंधी परामर्श ले सके। बेसिकली भारत के नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देने का काम करता है ई संजीवनी ओपीडी। अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है कि जो सेना के रिटायर्ड डॉक्टर्स है ना, सेना के पूर्व डॉक्टर्स, अब वो आगे आए हैं इस काम के लिए कि भाई हम रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास जो डिग्री थी, जो नॉलेज था, वो खत्म हो गया, हमें यूज में लो ना। जहाँ पे कोविड के अंदर बहुत ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत महसूस हो रही है, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उंगलियां उठ रही है, तो डॉक्टर्स की जो कमी है वो हम पूरी करते हैं। तो सेना के जो पूर्व डॉक्टर्स हैं वो आगे आए हैं कि हम क्या करेंगे, अब ई संजीवनी जो ओपीडी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसे ही हम कहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, आप घर बैठे अपनी परेशानी का हल निकाल सकते हो, इसे कहते हैं टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन यानी दूर बैठे आपकी मेडिसिन रिलेटेड समस्याओं का समाधान। तो टेलीमेडिसिन के लिए ये लोग आगे आए हैं कि आप हमसे सलाह ले लीजिए। तो अब ई संजीवनी ओपीडी के अंदर सेना के पूर्व डॉक्टर्स भी अपनी ड्यूटीज देंगे, ये एक सराहनीय काम है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ई संजीवनी ओपीडी की, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा कि सेना के डॉक्टर्स कौन से प्लेटफॉर्म पे आए हैं, बस ये पूछा जाएगा कि ई संजीवनी ओपीडी अभी हाल ही में चर्चा में थी, क्या है ये। तो आपको पता हो ये एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। इसको विकसित किसने किया था, इसका विकास किसने किया था? देखिए इसका विकास किया था सीडेक ने,
सी डेक। अब सी डेक का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सी डेक को आप लिखोगे सेंटर फॉर डेवलपमेंट, यहां मैं लिख देता हूं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग। सी डेक ने इसको डेवलप किया था और इसकी स्थापना, सी डेक की स्थापना हुई थी 1988 में, और कहां पे, पुणे में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अब स्थापना तो पुणे में हुई थी, ये कह सकते हैं सी डेक का जो हेडक्वार्टर है वो तो पुणे में, लेकिन इसका ई संजीवनी ओपीडी का जो विकास किया था ना, सी डेक के मोहाली केंद्र ने किया था। मोहाली, चंडीगढ़ में जो है मोहाली ने किया था। ओके, मोहाली में भी एक केंद्र है सी डेक का, वहां के लोगों ने, वहां के वैज्ञानिकों ने ई संजीवनी ओपीडी का क्या किया था, विकास किया था। ओके, मुफ्त परामर्श केंद्र है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए ई संजीवनी ओपीडी के बारे में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी मेडिसिन संबंधी, चिकित्सा संबंधी परामर्श ले सकते हो निशुल्क, बिना किसी कॉस्ट के। अगली बात करेंगे, अगली हेडिंग की, फाइजर वैक्सीन की बात करते हैं। श्रीलंका ने भी फाइजर वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। फाइजर वैक्सीन अभी चर्चाओं में बनी हुई है। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि कनाडा ने भी क्या किया था, कनाडा ने भी मंजूरी दी थी, लेकिन 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को कनाडा ने भी मंजूरी दी थी। अब श्रीलंका ने भी आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है, और श्रीलंका में भी अब फाइजर वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी श्रीलंका से संबंधित, फाइजर वैक्सीन से संबंधित। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो थिसारा परेरा आपको पता है, थिसारा परेरा ये श्रीलंकन टीम के कप्तान भी रहे, क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे, और एक अच्छे प्लेयर थे जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। राजधानी क्या है श्रीलंका की, जयवर्धनेपुरम कोट्टे राजधानी है, कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और यहाँ के पीएम कौन है, पीएम और प्रेसिडेंट दोनों भाई भाई हैं। आप मुझे कमेंट करके नाम बताएंगे कि कौन से भाई पीएम है, कौन से भाई प्रेसिडेंट है। ओके, फिर बात करते हैं गोवा के नए लोकायुक्त की, अंबादास हरिबाऊ। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन शपथ समारोह हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और गोवा के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं श्री अंबादास हरिबाऊ साहब। ओके, पूर्व जस्टिस रहे हैं ये, तो बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे हैं अंबादास हरिबाऊ। अब इनको क्या किया गया है, गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, गोवा के बारे में अगर बात करें तो गोवा की कैपिटल पणजी है, पणजी है गोवा की कैपिटल। सीएम कौन है, प्रमोद सावंत है गोवा के सीएम। और यहाँ के गवर्नर की अगर बात करें तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी साहब, भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के बारे में 2 दिवस, इंपोर्टेंट दिवस आपको ये याद होना चाहिए। देखिए, एक तो है गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस जिसे हम कहते हैं गोवा लिबरेशन डे, और एक है गोवा स्थापना दिवस। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, गोवा मुक्ति दिवस और गोवा स्थापना दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। ठीक है, पुर्तगाल से मुक्ति मिली थी। लेकिन गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 23 मई को, मई की 23 तारीख को मनाया जाता है गोवा स्थापना दिवस। ओके, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए, कंफ्यूजिंग चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक है सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, और एक है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, है ना, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। तो ध्यान रखिएगा, जो बर्ड सेंचुरी है, जो पक्षी विहार है, वो है गोवा में। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार तो है गोवा में, लेकिन अगर आपसे पूछे डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये गोवा में नहीं है। नाम दोनों के सेम है, लेकिन एक नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में है, एक पक्षी विहार है जो कि गोवा में है। ओके, इतनी बात आपको पता रहे। आगे बात करेंगे, अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं,
और अगली हेडिंग है हमारी, देखिए एक बहुत ही दुखद खबर कही जा सकती है कि अभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे भारत में कोविड की तीसरी लहर भी आने वाली है, और ये जो तीसरी लहर होगी ये बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है ना। कल ही एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने जिसमें एक एक्सपर्ट हैं, एक वायरोलॉजिस्ट हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो तीसरी लहर आएगी भारत में उसमें बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। तो ये बात आपको पता रखनी, इसीलिए एक बेहतरीन कदम कहा जा सकता है महाराष्ट्र सरकार का, इन्होंने अभी उसी तीसरी लहर की तैयारी करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है, बाल चिकित्सा टास्क फोर्स। तो बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करेगी महाराष्ट्र की सरकार, किस लिए? कोविड की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए, और बड़ों को भी, लेकिन बच्चों को स्पेशली। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीएम कौन है? सीएम है उद्धव ठाकरे, और भगत सिंह कोश्यारी हैं यहाँ के, भगत सिंह कोश्यारी हैं गवर्नर। कुछ हमने पिछले दिनों बात की थी, मुंबई की नगर निगम, बॉम्बे नगर निगम ने एक मिशन चलाया था, मिशन सेव लाइव्स, मिशन सेव लाइव्स। तो आपको पता होना चाहिए, चीजों को रिपीट करते रहना है और रिपीटेशन के साथ पढ़ना है ताकि चीजें आराम से याद हो जाए। इसके अलावा आपको पता हो मुंबई के अंदर ही ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का भी अनावरण किया गया था। वैक्सीनेशन सेंटर। ऑक्सीजन वेस्ट ना हो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन नर्सेज की भी नियुक्ति की थी। ऑक्सीजन नर्स, एक नया पद एक तरह से सृजित किया था हॉस्पिटल्स में, ताकि जो ऑक्सीजन के मामले में जो वेस्टेज होता है उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है, दूसरी अगर और चीजों की बात की जाए तो एक नई योजना कहा जा सकता है, या एक योजना है महाराष्ट्र की, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। और अगर बात करें अगर नेशनल पार्क्स की, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स बहुत पूछे जाते हैं। एक है संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। एक है गुगुमल नेशनल पार्क, और एक है और इम्पोर्टेंट नवेगांव नेशनल पार्क। तो महाराष्ट्र के बारे में भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी है। फिर बात करते हैं अगली, अनुपम खेर अभी चर्चा में इसलिए है, ये यहाँ पे आपको पिक नजर आ रही है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इनको न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, NYCIFF के अंदर इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 2021 का। इनकी कौन सी पिक्चर के लिए? देखिए इनकी एक शॉर्ट फिल्म है हैप्पी बर्थडे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा नाम, हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे के लिए शॉर्ट फिल्म है, एक हैप्पी बर्थडे के लिए अनुपम खेर को बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर 2021 का। फिर बात करें, पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं विमन बंदोपाध्याय। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये पहली बार नहीं बने हैं। पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार सीएम बन गई है, कौन? श्रीमती ममता बनर्जी। और विमन बंदोपाध्याय लगातार तीसरी बार बन गए हैं पश्चिम बंगाल के थर्ड टाइम विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये बात आपको पता रखनी है। ओके, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता है कहाँ पे? कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। और हुगली नदी ध्यान रखिएगा गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो गंगा से अलग होती है ना। ये जो गंगा आती है ना यहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में एक जगह आती है फरक्का। फरक्का पे इससे एक नदी यहाँ पे निकल जाती है इस तरह, और ये चली जाती है बांग्लादेश में। तो ये तो है गंगा फरक्का में। ये जो अलग हो गई ये है हुगली, इसी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। और ये जो बाकी की बची, अब इसको हम गंगा नहीं कहते, अब इसको हम भागीरथी कहते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी जो है वो शुरू भी भागीरथी के नाम से होती है और भारत से जब निकलती है तो भारत से निकलती भी भागीरथी के नाम से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगली बात करते हैं। असम के नए मुख्यमंत्री बन गए हिमंत बिस्वा शर्मा, है ना। हमने पिछले दिनों में कुछ मुख्यमंत्रियों की बात की है, जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, और पुडुचेरी के बन गए रंगास्वामी साहब। और अब हम बात कर रहे हैं असम के नए मुख्यमंत्री की। कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। सर्बानंद सोनोवाल हुआ करते थे पहले, अब बन गए हिमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन आपको ये पता रखना है कि सर्बानंद सोनोवाल भी बीजेपी से बिलोंग करते थे और ये भी बीजेपी के ही हैं, यानी गवर्नमेंट तो बीजेपी के बने हैं लेकिन मुख्यमंत्री वहां के चेंज कर दिए गए हैं। कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। तो असम के नए सीएम बन गए। असम की राजधानी की बात करें तो राजधानी दिसपुर है, दिसपुर है। सीएम ये बनी गए। गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, पिछली स्लाइड में हमने पश्चिम बंगाल की बात की, तो आप मुझे पश्चिम बंगाल के गवर्नर कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ओके, फिर असम की कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करें तो एक योजना है पर्यटन संजीवनी योजना, ये असम की है। फिर एक अरुणोदय योजना है, अरुणोदय। इसके अलावा एक धन्वंतरी योजना भी है, धन्वंतरी, है ना। फिर भारत का एकमात्र गोल्ड बाग वो भी असम में देखा गया था। और पूर्वोत्तर भारत का, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर भारत का प्रथम गाय अस्पताल ये भी असम में बना था। हॉस्पिटल, काऊ हॉस्पिटल, फर्स्ट काऊ हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। प्रमुख नृत्य की बात करें तो आप बिहू को जरूर याद रखिएगा, बिहू को मत भूलना, है ना। और एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत फेमस है, एक सिंगी गेंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा एक मानस है, मानस नेशनल पार्क भी है। तो इन नेशनल पार्क्स भी आपको धीरे धीरे याद करते हुए चलना चाहिए। फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की, बस खत्म करेंगे। 2 दिनों का करंट अफेयर से, इसलिए थोड़ा सा लंबा रहेगा, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, चीजों कंटेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि कम टाइम में देखने के लिए हम चीजों से अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उसका फिर खामियाजा हमें एग्जाम में बैठते वक्त हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये गलती हो गई। फिर बात करते हैं कि नए पुरस्कार की, मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। देखिए, उड़ीसा सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में एक नया पुरस्कार शुरू किया है, घोषणा की है इस पुरस्कार की कि अब से उड़ीसा सरकार ये वाला पुरस्कार देगी। साहित्य पुरस्कार है तो कौन सी भाषाओं में दिया जाएगा? एक तो होगी उड़िया भाषा, उड़ीसा की भाषा, और एक होगी इंग्लिश। और इसका नाम मनोज दास के नाम पे जो रखा गया है, ये मनोज दास कौन है? देखिए, ये साहित्यकार थे और बिल्कुल उड़ीसा के थे। और ये 2 भाषाओं में लिखते थे, उड़िया में लिखते थे और इंग्लिश में लिखते थे, इसलिए ये पुरस्कार भी इन 2 भाषाओं में ही दिया जाएगा, उड़िया और इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा उड़ीसा के द्वारा शुरू हो गया, क्या दिया जाएगा इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, पुरस्कार राशि उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, भुवनेश्वर है उड़ीसा की कैपिटल, नवीन पटनायक यहाँ की सीएम है और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। बात करते हैं संजीवनी वाहन की। देखिए, ये रही झारखंड सरकार की पहल, संजीवनी वाहन ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। झारखंड के सभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए झारखंड सरकार ने एक पहल चलाई है, संजीवनी वाहन पहल। इसके अंतर्गत झारखंड के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। ये ऑक्सीजन ट्रक हैं, एक तरह से ये जो ट्रक चलाए गए हैं ये हैं। झारखंड के सीएम की बात करेंगे तो सीएम है कौन? हेमंत सोरेन है सीएम, और द्रौपदी मुर्मू है यहाँ की गवर्नर। इसके अलावा रांची, जो कि कर्क रेखा पर अवस्थित है, ये है यहाँ की कैपिटल। एक योजना याद रखिएगा, अजीब सा नाम है, अच्छा नाम है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा, नीलांबर
नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसके अलावा एक और है बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये भी आपको पता हो तो बेहतर है। फिर बात करते हैं, देखिए अभी न्यूज में है म्यूकोर माइकोसिस। क्या है म्यूकोर माइकोसिस? एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, ये फंगल इन्फेक्शन यानी फंगल संक्रमण है। फफूंदी जैसे एक फंगस होता है ना, एक फंगल संक्रमण है। और अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे जो जिसे हम क्या कहते हैं, आम बोलचाल की लैंग्वेज में कहते हैं ब्लैक फंगस। तो यही है ब्लैक फंगस जो बीमारी अभी है। कोविड-19 से जो पेशेंट ठीक हुए ना, उनमें भी एक तरह की नई बीमारी देखने को मिल रही है, ब्लैक फंगस। और इसी को साइंटिफिकली क्या कहते हैं, म्यूकोर माइकोसिस। तो ये बीमारी अभी न्यूज में है। ये किसकी वजह से होती है? तो एक फंगस होता है जिसको कहते हैं म्यूकोर माइसाइट्स, म्यूकोर माइसाइट्स फंगस की वजह से ये बीमारी होती है, जिसे हम कहते हैं म्यूकोर माइकोसिस, और इसी को हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। अभी कोविड-19 संक्रमण से जो मरीज ठीक हुए हैं, उन मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण और ब्लैक फंगस बीमारी को देखा गया है। तो ये अभी चर्चाओं में है, बिल्कुल पूछा जा सकता है किसकी वजह से होता है, तो म्यूकोर माइसाइट्स की वजह से म्यूकोर माइकोसिस बीमारी होती है, फंगल इन्फेक्शन है ना, ठीक है। इसकी जो असर है कहाँ पे नजर आता है? इसका असर आपको नजर आता है त्वचा पर, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये हमारे मस्तिष्क पर भी असर करती है, प्रभाव मस्तिष्क पे और हमारे फेफड़ों पे भी ये प्रभाव डालती है, ठीक है। अब फंगस तो हमें स्किन पे ही नजर आता है, त्वचा पे ही नजर आता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो हमें नजर नहीं आता, हमारे मस्तिष्क पे और हमारे फेफड़ों पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर ये जो लेडी आपको नजर आ रही है पिक के अंदर, ये है पाम गोसल। पाम गोसल अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये बनी है स्कॉटलैंड की पहली सिख सांसद स्कॉटलैंड की पहली सिख सांसद बनी है पाम गोसल। और ओबियसली ये न्यूज में है इसलिए क्योंकि ये भारतीय मूल की है, तो एग्जाम में इनके बारे में पूछा ही जाएगा। क्या है वैसे इनका पेशा क्या है? तो ये एक बिजनेस वुमेन है, व्यवसायी ये हैं। और इनके जो अवार्ड्स वगैरह अभी आप देखोगे, इनके काम देखोगे तो बिल्कुल ये एक बड़ी पर्सनैलिटी है। पाम गोसल को 2015 में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, महिला बिजनेस लीडर अवार्ड, महिला बिजनेस लीडर्स अवार्ड। इसके अलावा 2018 में इनको एक फेमस अवार्ड मिला, पब्लिक सर्विस अवार्ड। पब्लिक सर्विस अवार्ड है ना। एक संस्था है स्कॉटिश, एक संस्था है जिसका नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, स्कॉटिश कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ BAME, BAME। ये एक संस्था है जिसकी ये सह संस्थापक भी है, यानी जब इस संस्था की स्थापना की तो उसमें भी इनका नाम है संस्थापक। और वर्तमान में इस संस्था की अध्यक्ष भी हैं पाम गोसल, भारतीय मूल की है। और अब ये बन गई है स्कॉटलैंड की पहली सिख सांसद। अच्छा, ये BAME का क्या मतलब है? ये मतलब है B से ब्लैक, एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक, ओके। तो ये संस्था है स्कॉटिश कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ ब्लैक, एशियन एंड माइनॉरिटी
एथनिक। तो इस संस्था की अध्यक्ष वर्तमान में ये हैं। और पाम गोसाल बड़ा नाम हो चुका है, स्कॉटलैंड की पहली सिख सांसद बन चुकी है, 2015-18 में अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं। न्यूज में है, पूछा जाएगा क्योंकि भारतीय मूल की हैं। ओके, फिर अगली बात करते हैं, लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। आपको ध्यान रहे, दिल्ली सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त राशन की भी घोषणा की है और जो टैक्सी और ऑटो ड्राइवर है उनके लिए 5,000 रुपए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। और अब घोषणा कर दी है पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण की, यानी जितने भी पत्रकार हैं उन सबका जो वैक्सीनेशन किया जाएगा कोविड वाला, वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, उसका पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी। ओके, ये बात है, ध्यान रहे। फिर एक बुक की बात करते हैं, अनदर डजन स्टोरीज। देखिए ये एक बंगाली भाषा की बुक है, बंगाली भाषा की, और इसके जो ऑथर है, इसके राइटर है सत्यजीत रे, जिनकी हम क्या मना रहे हैं, जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं इस बार। तो सत्यजीत रे की एक बुक है अनदर डजन स्टोरीज, बंगाली भाषा की। इस बुक को अभी क्या किया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। बंगाली में थी, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। और अनुवाद करने वाले पर्सन का नाम आपके लिए जरूरी है और वो है इंद्राणी मजूमदार। इंद्राणी मजूमदार ने इसका अनुवाद किया है। फिर बात करते हैं, वनराज भाटिया का निधन हो गया। ये प्रमुख संगीतकार थे, मशहूर संगीतकार थे। अगर आपने यूट्यूब पे श्याम बेनेगल की जो नेहरू जी की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो देखी है, तो उसका जो संगीत है ना वो इन्होंने ही दिया था, वनराज भाटिया जी ने दिया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के। और इसी तरह बहुत सारी चीजों का संगीत इन्होंने दिया है। तो ये एक प्रमुख पर्सनैलिटी जो दुनिया से चली गई है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, कौन थे, संगीतकार थे। यही पूछा जाएगा कि इनका भी हाल ही में निधन हुआ, किस फील्ड से संबंध रखते थे। इनके बारे में दो चीजें बता दूं, 1989 में इनको संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, संगीत अकादमी पुरस्कार। और अभी 2012 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और अब इनका निधन हो चुका है, ये दुनिया में नहीं रहे हैं। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। दिन बर दिन आपके सेशन को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी आपके दिल में कोई सजेशन हो, आपके मन में कोई बात हो, कुछ नया चाहते हैं, नया कंटेंट चाहते हैं, तो जरूर बताएं कमेंट करके। सेशन के बारे में कोई चीज शेयर करनी हो वो भी बताएं। दोस्तों में शेयर करो, जरूर शेयर करो ताकि बेहतरीन कंटेंट तक हर एक की पहुंच बन सके। सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। घर पे रहना है, पढ़ते रहना है, सुरक्षित रहना है, बिना जरूरत के बाहर नहीं निकलना है। आज के सेशन को यही रखते हैं। मैं शकील अहमद, साइनिंग ऑफ।